कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यार। तो मित्रों, कोशिश करेंगे ना तो ये जो अभेद दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासित का दावा करने वाला जो संगठन है, अंततः अंदर से डरपोक लोगों का संगठन है। लड़िए जम करके और अपने देश को थैंक यू। आरएसएस की चपेट में आया क्योंकि आरएसएस में जाने का कोई निर्णय करने की उम्र तो होती नहीं है, और आप भी नॉर्थ इंडिया में ही हैं। हमारे उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में ये विकल्प ही नहीं है कि सार्वजनिक जगह पर आप जाएं और आरएसएस की चपेट में ना आए, क्योंकि आपके घर से निकलते ही पार्क में शाखा है। सार्वजनिक जितनी भी जगह पर वो अवेलेबल होते हैं, और अगर आप वहां से बचते बचते कॉलेज में जा रहे हैं तो वहां पे तिलक और वो लेके खड़े हैं, आपकी आरती उतारेंगे और वहां एबीवीपी में घुसेड़ देंगे। अभी इतने चेहरे हैं कि कहीं कहीं वो आपको घुसेड़ ही देते हैं। तो मैं 6ठी क्लास में अपने स्कूल में हमारे भूगोल के टीचर के जरिए उन्होंने आकर के मेरे गांव में शाखा लगाना शुरू किया, और हमें लगा कि वो जैसे कोई आपको एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं वैसे ही है, क्योंकि टीचर ही आकर के करता था। और सारे, मैं कम से कम राजस्थान का कह सकता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन के और अपर प्राइमरी सेटअप के जितने भी टीचर हैं उनका 85% आरएसएस का कैडर है हमारे यहाँ। हो सकता है कि आपके यहाँ भी, और वहीं से वो लोगों को पकड़ते हैं। तो वहीं से मैं जाने लगा, और शुरू में तो ये था कि खेल के लिए, वो खेल खिलाते थे, गाना गवाते थे, तो अच्छा लगता था। उस उम्र में आपको अच्छा भी लगता है खेलना, ये सब चीजें करना। मेरे पिता, मेरे दादा, वो सब लोग राजनीति में रहे और वो कांग्रेस में रहे, तो उनको 6-7 महीने तक तो समझ में नहीं आया, क्योंकि बच्चा खेलने जा रहा तो जा रहा और टीचर खेल करवा रहा था। उनको ये खेल तब समझ में आया जिस दिन पहली बार मैंने टोपी लगाई, हाफ पैंट पहना और हाथ में लठ लिया और मैं निकला। तो उनको लगा भाई ये मामला कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा तो ये चल रहा था। और उन्होंने मुझे उस दिन पहली बार टोका और उन्होंने कहा ये दोगले लोग हैं, इनके यहाँ नहीं जाना। लेकिन 6-7 महीने में मैं पर्याप्त समझ, मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा कि भाई ये तो रोकेंगे, मतलब मेरे पिताजी तो मुझे रोकेंगे ही, क्योंकि वो तो कांग्रेस में। तो ऐसी भावना शुरू से ही, क्योंकि हमारी शाखाओं में ये सब बातें होती रहती, तो ऐसे चलने लगा और फिर चलते रहे। फिर वहां से निकले, वहां जब तक थे तो बीच बीच में छोटी छोटी बातें भी होती थी। जैसे गुरुजी जो है वो भूगोल के थे, तो वो स्कूल में तो पढ़ाते थे कि सूर्य आग का गोला है, और शाखा में सिखाते थे कि सूर्य नमस्कार करना है। तो ओम सूर्याय नमः, रविये नमः, सवित्र सूर्य नारायणाय नमः, वो सब गाना। तो हमने कहा जी वो आग का गोला है कि देवता है, क्या है सूर्य? तो अब इस जवाब में आप समझना कि आरएसएस की का जलेबी नुमा जवाब क्या हो सकता है। तो गुरुजी कहते हैं कि शाखा में सूर्य भगवान है और कक्षा में आग का गोला है। स्कूल में आग का गोला है, शाखा में वो भगवान। तो ऐसे ही घुमा करके चीजें चलती रही। फिर हम आगे गए, आगे पढ़ने गए, तो मैं अंबेडकर हॉस्टल में पढ़ने के लिए, मतलब मेरा रुकना वहां होता था, पढ़ने में कहीं हो जाता था। और चूंकि वहां रहते हुए सब ऐसा हो गया कि संस्कृत पढ़ने के लिए मैंने एडमिशन लिया, और अपने हॉस्टल से कुछ 25 किलोमीटर दूर जाकर के मैं पढ़ता। तो वहां पर भी शाखा वाले आपको पकड़ लेते हैं। तो प्रचारक आए वहां पर, और उन्होंने देखा कि अम्बेडकर के और ये फोटो लगे हुए हैं। तो एक शाम उन्होंने मुझे कहा कि अब से आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप संघ कार्यालय में रहेंगे, क्योंकि यहां रहने से विचारधारा भ्रष्ट हो जाती है। तो अम्बेडकर हॉस्टल छूटा और वहां रहना शुरू कर दिया। वहां रहते हुए एक दिन प्रचारक जी ले गए मुझे कि एक तीरथ दास जी हैं, वो आजकल
आचार्य रजनीश के चक्कर में आ गए ओशो के, तो उनको समझा नहीं सकते। मैं तो पहली बार नाम सुना, मैंने कहा वो ओशो के चक्कर में कैसे आ गए, कौन आदमी। तो गए, उनको घंटे भर तक समझाया ये सब चीजें। तो वो सज्जन आदमी थे, बड़े मस्त आदमी थे, तो उन्होंने बातें बातें सुन ली और आते वक्त में ओशो टाइम्स दे दिया, उन्होंने थमा दिया। तो अभी प्रचारक जी तो कैसे हाथ लगाए उसके, तो उन्होंने मेरे को इशारा किया तुम ले लो। तो मैं ले गया और ले जा करके और कार्यालय पहुंच के मैं पढ़ने लगा। मैंने कहा ऐसी क्या खतरनाक चीज है जिससे ये आदमी चक्कर में पड़ गया इनके। तो जैसे ही पढ़ने लगा, उन्होंने पकड़ा उसको और फेंका। उन्होंने कहा ये नहीं पढ़ना, ये सबका दिमाग खराब कर देता है। तो उससे फायदा ये हुआ कि उस उम्र में उनसे परिचय हुआ, तो ओशो की वो किताबें ढूंढ ढूंढ करके पढ़ने लगे कि भैया ये दिमाग खराब करने वाला आदमी कौन है जिसको अपने को पढ़ना चाहिए। लेकिन ये तमाम तरीके की चीजें चलती रही। फिर हुआ 1990 का पहली कार सेवा, और कार सेवा में मैं गया मतलब मेरे जैसे बहुत लोग गए, और ज्यादातर जो हमारे बड़े नेता थे वो हमको केवल अजमेर तक ले गए। अजमेर जाकर के उन्होंने हमको बिठाया लखनऊ वाली ट्रेन में और खुद नीचे। और ज्यादातर कौन लोग थे उसमें, दलित, आदिवासी और मजदूर जो फैक्ट्री में काम करते थे। उनके मालिक तो आरएसएस के नेता, बीजेपी के नेता, तो अपने मजदूरों को भेज दिया और खुद नीचे, और खुद चले गए घर पे और हमको भेज दिया उधर। अंत में आगरा के पास एक स्टेशन है, मथुरा और आगरा के बीच में, टुंडला, वहां पर पुलिस ने पकड़ लिया। उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। हम तो मुलायम सिंह भी नहीं कहते थे उस समय उनको, हम मुल्ला यम सिंह कहते थे उनको, क्योंकि यही हमको सिखाया गया, तो ऐसी भाषा में हम बात करते थे। तो उन्होंने पकड़ा और मथुरा इंटर कॉलेज में ले गए। इंटर कॉलेज में पहले से इतनी भीड़ थी कि वहां जगह नहीं मिली, तो फिर ले गए पीएससी वाले आगरा में। और आगरा में एक बहुउद्देश्य स्टेडियम, आप जानते हैं स्टेडियम की तो कितनी सी दीवारें होती है, छोटी सी, वहां पे एक अस्थायी जेल बनाया गया, उस जेल में रखा गया। तो 10 दिन वहां जेल में रहे और फिर वहां से निकल करके और घर आए। अगले साल यानी कि 1991 में मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो, ऐसे करके हर जिला हेडक्वार्टर पे एक बड़ा जुलूस किया गया, और वो जुलूस मेरे अपने शहर में भी हुआ। तो जुलूस का टाइम और दोपहर की जो नमाज होती है उसका टाइम एक जैसा था, और हमारे यहाँ की जो बड़ी मस्जिद है उसके पास से होकर के ये जुलूस गुजरने वाला था। तो उनको कहा गया कि प्रशासन ने ये कहा कि भाई आप लोग या तो टाइम बदल लो या फिर आप रोड रास्ता बदल लो। तो अड़ गए हम सब लोग कि भाई गुलमंडी इलाका है वो। हमने कहा गुलमंडी का पाकिस्तान में है जो हम उधर नहीं जा सकते, हम जाएंगे उसी समय जाएंगे, उधर से जाएंगे। और इस चीज में कोई पथराव हुआ, पथराव के बाद लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के बाद हवाई फायर हुए, हवाई फायर के बाद वास्तविक फायर हुए, और अंत में उसमें 2 ऐसे लोग मारे गए जो उस दिन उस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, पर बाय एक्सीडेंटल दोनों हिंदू थे, तो फिर वो शहीद हो गए। दूसरे होते तो ढेर हो जाते, कहते जी ये तो ढेर हो गए, लेकिन हिंदू थे तो फिर शहीद कहना था, उनको शहीद घोषित किया गया। और इन शहीदों को और वो अयोध्या में जो पहली कार सेवा में मारे गए लोग थे, उन सब की हड्डियों का अस्थि कलश गांव-गांव घुमाया गया। आपके यहाँ भी घुमाया गया होगा, मेरे यहाँ भी आया। तो मैंने सोचा कि अब गांव से आरएसएस की यात्रा शुरू करके अपन जिला कार्यालय प्रमुख बन गए, कार सेवा भी कर ली, सब कुछ कर लिया, अब अपने गांव में वापस जाने का वक्त आ गया और अपने कांग्रेसी माता पिता को भी बताने का मौका मिल गया कि भाई हम आजकल कहाँ हैं और किस जगह पे हैं। तो गांव में बुलाया उनको और घर पे उनके लिए खाना वाना बनाया। तो मेरे पिताजी ने कहा कि खाएंगे तो सही ये लोग। तो मैंने उनको कहा क्यों नहीं खाएंगे, हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं, ठीक है, हमारे यहाँ तो हिंदू सब एक है। तो उनका बहुत बढ़िया, तुम्हारे अगर हिंदू सब एक हो गए और भेदभाव मिट गया तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, उनका बनाओ खाना। तो खीर और पूड़ी बनाया गया इनके लिए। ये 9 बजे रात के आसपास आई रैली, पूरा गांव में रैली वैली निकाला गया, स्वागत हुआ, साधु संतों ने भाषण वाषण लगाए, वो शहीदों की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई
और 10 बजे उनको मैंने कहा कि अब खाना खा लीजिए। तो मेरे को सेवा भारती के जिला प्रमुख ले गए, एक तरफ कंधे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा, बंधु आप तो जानते हैं हिंदू समाज कितना विषम है, तो हम तो खा लेंगे, आपके साथ एक ही प्लेट में खा सकते हैं, आप तो रहते ही हैं हमारे साथ, लेकिन ये जो साधु संत आए हैं इनको खाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप ऐसा कीजिए पैक करके दे दीजिए, अगले गांव में खा। तो उनका मतलब ये था कि अगले गांव में बिना ये बताए कि एक दलित के घर में ये खाना बना, हम इनको खिला दें। तो मेरे लिए ये तो शॉकिंग था, लेकिन आप मेरी परिस्थिति भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने बड़ा लड़ झगड़ के अपने पिताजी को कहा कि भाई ये जात पात तो आपके कांग्रेस में चलती है, हमारे संघ में ये नहीं चलता है, हम तो सब बराबर हो चुके हैं। तो अब अगर मैं वहां पे हंगामा करूं तो दोहरी बेइज्जती वाला मामला, तो मुझे लगा कि भाई इज्जत तो इसी में है कि पैक करके ले जाए और आगे गांव में खा ले। तो चुपचाप उनको पैक करके खीर केतली में और खाना एक पॉलिथीन में दे दिया उनको। इस यात्रा में मेरा एक क्लास फेलो जो कविताएं लिखता था और हम कवि सम्मेलनों में एक साथ जाते थे, वो और मैं पहले हॉस्टल में उसके घर के पास रहता था, तो हमारी अच्छी मित्रता थी। पुरुषोत्तम क्षत्रिय नाम का एक लड़का भी उनके साथ। दूसरे दिन वो खीर की केटली लुटाने के लिए आया और उसने मुझे कहा कि मेरे को मना किया गया लेकिन मेरे से रुका नहीं जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके यहाँ से जो खाना गया वो अगले गांव में पहुंचने से पहले कोने पर फेंक दिया गया और बाद में वहां जाकर के रात को 11 बजे एक वैद्य जो कि ब्राह्मण थे उनके यहाँ खाना बना और हमने 12 साढ़े 12 बजे खाना खाया। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। मैं उनके साथ गया साइकिल लेकर के, हम लोग वहां पहुंचे जहां ये खाना फेंका गया और वहां वाकई खाने के अवशेष जब मैंने वहां देखे तब मेरे मन में ये सवाल उठा कि जिन लोगों के लिए मैं अयोध्या जाकर के मरने के लिए तैयार हूं, वो लोग अगर मेरे घर में खाना भी नहीं खा सकते हैं तो फिर मैं कहां हूं और क्या कर रहा हूं, या मैं जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए रात दिन एक करना चाहता हूं उस हिंदू राष्ट्र में मेरी औकात है। और ये उस जगह से एक टर्निंग पॉइंट की तरह बात शुरू हुई। ये 1991 में हुआ और उससे लगा करके आज के दिन तक मैंने सबसे पहले तो वहां से निकल करके उनके जहां वो यात्रा पहुंची वहां पहुंच करके उनसे पूछा कि आपने खाना फेंक क्यों दिया, और इतना सरलता से झूठ बोला उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, आपके यहाँ से आया हुआ नैवेद्य तो सुस्वादिष्ट था। हमने कहा आप झूठ बोल रहे हैं ये पुरुषोत्तम जी। जब उनको पता चल गया कि गवाह भी साथ में ही है तब उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो पीछे जो बंधु लेके बैठे हुए थे खाने को पकड़ के जीप में, वो जीप मुड़ी एकदम से स्पीड में तो उनके हाथ से नीचे गिर गया। तो वो एक्सक्यूज था, वो सच्चाई नहीं थी। उन्होंने खाने को फेंका बाकायदा दूर जाकर के। खाना जब गिरता है तो सड़क पे गिरना चाहिए, वो सड़क के उधर नीचे जाकर के नहीं गिरना चाहिए। और इस बात को फिर वहां से लगा करके मैंने उस समय के जो सरसंघ चालक थे उन तक उस बात को पहुंचाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मुझे ये कहा गया कि आप तो राष्ट्रभक्त हैं, आप बड़े मुद्दों पे ध्यान दीजिए, कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने कहा मेरी अस्तित्व का प्रश्न है, मेरी इज्जत का प्रश्न है, मेरे लिए ये छोटा मामला नहीं है, आपके लिए बहुत छोटा हो सकता है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो इस चीज से ये जो शुरुआत हुई फिर ये चलती रही और उसके बाद में फिर कंटिन्यू हमने अपने इलाके में काम किया। उन गांव जाकर के खास तौर पे दलितों के बीच में जाकर के इस कहानी को कहा और उनकी शाखाओं में जो लोग हमारे जा रहे थे, और उससे बहुत सारे युवा निकल के आए। उनमें से जो युवा निकल करके आए, जो एबीवीपी में थे, जो आरएसएस में थे, जो बजरंग दल में थे, वो आज की तारीख में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम कर रहे हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस सारी चीज से। क्योंकि फिर जब मैंने शुरू किया काम तो वो विरोध में खड़े होते थे, वो कहते थे इस आदमी को मत बुलाओ, और वो दलित युवा कहते थे इस आदमी को तो बुलाएंगे, और उनके बीच में फिर वो
सारी चीज चलती रहती थी। तो ऐसे हमने गांव-गांव शुरू किया और मैंने तय किया कि मोर्चे पे ही लड़ाई चलेगी, यहाँ से छोड़ के नहीं जाएगी। जिस गांव में हम हैं, जिस इलाके में हम हैं, जिन लोगों के खिलाफ हमको लड़ना है वहीं लड़ना है। तो आज भी वो लोग मिलते हैं, कहीं सब्जी खरीदते हुए मिलते हैं, कहीं बस में मिलते हैं, कहीं ट्रेन में मिलते हैं, कहीं एयरपोर्ट में मिलते हैं, और वो अब यूं अफसोस के साथ कहते हैं यार बंधु ऐसा कैसे हो गया, आप जैसे आदमी को हमने कैसे छोड़ दिया। तो 2012 में आए थे एक एमएलए का टिकट लेकर के, और उन्होंने कहा कतिपय लोगों ने आपके साथ जो किया वो संघ का अधिकृत व्यवहार नहीं था, हम उसके लिए फिर भी खेद जताते हैं, अब आप मुख्य धारा में लौट के आए। 28-30 साल बाद मैंने कहा अब तो धारा हमारी अपनी इतनी बड़ी हो गई, और आप कौन सी मुख्य धारा है, हम मुख्य धारा है, आपको अपना नफरत छोड़ दिया। तो दोस्तों मेरा एक कहना है कि जो शायर दुष्यंत ने कहा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मित्रों कोशिश करेंगे ना तो ये जो अभेद दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासित का दावा करने वाला जो संगठन है, अंततः कायरों का संगठन है, अंदर से डरपोक लोगों का संगठन है। लड़िए जंग करके और अपने देश को और संविधान को बचाए रखिए। थैंक यू। जय भारत, जय भीम, जोहार, जिंदाबाद, जिंदाबाद।